प्रिय विद्यार्थियों, हम आज कर रहे हैं गोलमेज सम्मेलन का छठा भाग। गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि इंग्लैंड में आयोजित की गई। विगत व्याख्यान में हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का मूल्यांकन किया था और उसमें मूल्यांकन में कि जो भारतीयों की जो मांगें थीं आंशिक रूप से ही स्वीकार की गई, किंतु उनकी मुख्य मांग पूर्ण स्वतंत्रता पर विचार तक व्यक्त नहीं किया गया। यहाँ तक कि डोमिनियन स्टेट्स, जो कि कभी खुद अंग्रेज जिसकी बात करते थे, की मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जैसी जटिल समस्याओं का कोई हल नहीं निकाला गया। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो असफल रहा। लेकिन गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देते हुए एक बात कही थी, जिसका भारत के अंदर बड़ा स्वागत हुआ। उन्होंने कहा था कि उन्हें पूरी आशा और विश्वास है कि भारत शीघ्र ही दूसरे स्वशासित डोमिनियन स्टेट्स की तरह राष्ट्रमंडल का पूरा व बराबर का सदस्य हो जाएगा। राष्ट्रमंडल में उस समय विद्यार्थियों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश थे जिनको स्वायत्तता प्राप्त थी। डोमिनियन स्टेट्स का मैंने आपको पहले अर्थ बताया है, बड़े राज्य के अधीन कोई छोटा राज्य। डोमिनियन स्टेट्स को औपनिवेशिक राज्य भी कहते हैं, क्योंकि उस समय हम यानी कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो ये औपनिवेशिक राज्य भी कहलाते हैं। तो भारतीय इस डोमिनियन स्टेटस जो वो देने की जो बात करते थे, उस पर भी भारतीय खुश थे। एक हमने बात की थी पिछले व्याख्यान में कि 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और जो गवर्नर जनरल था उस समय इरविन, उनके बीच में एक समझौता वार्ता हुई थी। उस समझौते में 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले। एक तो ये कि गांधी जी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं, आंदोलन करने का विचार कर रहे हैं, वह स्थगित कर दिया कि आंदोलन नहीं करेंगे, पहले इंतजार करते हैं। दूसरा कि महात्मा गांधी, जो दूसरा निष्कर्ष निकला दोनों की बातचीत में, महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी ने भी भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया। अब द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी भाग लेंगे, तो उसका एक जो बातचीत का जो आधार है वह भी स्पष्ट कर दिया गया कि एजेंडा क्या रहेगा। उसमें आधार में बताया गया, जहाँ तक संवैधानिक प्रश्नों का संबंध है, भावी बातचीत का उद्देश्य होगा भारत के लिए संवैधानिक सरकार की उस योजना पर आगे विचार करना जिस पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में चर्चा हुई थी। ठीक है, कि उस बात को आगे बढ़ाना, समझ रहे हो आप।
उस योजना के मुख्य अंग बताए गए संघात्मक व्यवस्था, भारतीयों की अपनी उत्तरदायी सरकार तथा सुरक्षा, विदेश नीति, अल्पसंख्यकों की स्थिति, भारत का वित्तीय ऋण और दायित्वों का निर्वाह जैसे कुछ मामलों में भारत के हित में आवश्यक जो भी होगा और जो उचित होगा वह करने की बात कही गई। तो ये एजेंडा सेट कर दिया गया। कांग्रेस द्वारा जो गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन में उसको स्वीकृति दे दी गई, उसको अनुमोदित कर दिया गया। किंतु देश भर में विशेषकर युवाओं में, युवक वर्ग में समझौते की कड़ी आलोचना की गई। गांधी जी को काफी भला बुरा कहा गया क्योंकि उन्होंने समझौते में देश को आजाद कराने वाले जो 3 युवक थे, आजादी में भाग जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और अब वो अंग्रेजों के जेल में थे, कैद में थे, वो हैं शहीद शिरोमणि सरदार भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव। इन 3 युवकों की रिहाई के बारे में महात्मा गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन से बातचीत नहीं की। उस बातचीत के एजेंडे में इन युवकों, इन देशभक्त युवकों जो कि उस समय हिंदुस्तान के युवाओं के आइकॉन बन चुके थे, आज भी हैं, गांधी जी ने इन नवयुवक देशभक्तों की जान बचाने या उनकी मौत की सजा को कम करने की शर्त भी वायसराय के सामने नहीं रखी। इसमें जनता में भारी आक्रोश था। इधर कराची अधिवेशन जो कांग्रेस का हो रहा था, इधर कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हो रहा था और उधर सरदार भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी के तख्त पर चढ़ाया जा रहा था। भगत सिंह की फांसी की पृष्ठभूमि में गांधी इरविन समझौता स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के उन कुछ प्रकरणों में से है जिसमें गांधी जी की भूमिका को इतिहास सदैव एक आलोचना, उसकी इतिहास हमेशा यहाँ पर इस बिंदु पर आकर के उनकी करेगा। आप जानते हैं विद्यार्थियों, हिंदुस्तान में अयोध्या के राजकुमार राम, दशरथ पुत्र राम को भगवान का दर्जा प्राप्त है, लेकिन रामायण में जब सीता का गृह त्याग का प्रसंग जब आता है कि राम ने अपनी एक प्रजा के किसी व्यक्ति की बात कानों से सुनी और उस आधार पर सीता को घर छोड़ने के लिए कह दिया, वो वहाँ उस बिंदु पर आज तक भी राम पर प्रश्न चिन्ह है। गांधी जी पर ऐसा ही एक प्रश्न चिन्ह है। अब विद्यार्थियों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लेकिन इंग्लैंड में शासन परिवर्तन उससे पहले ही सम्मेलन प्रारंभ हुआ, उससे पहले इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मजदूर दलीय सरकार के स्थान पर एक राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हुआ जिसमें मजदूर, अनुदार और उदार तीनों दल सम्मिलित थे। सैमुअल हॉर भारत का सचिव बनाया गया जो कि पक्का अनुदारवादी था, यानी कि उदार नहीं था।
लॉर्ड इरविन जैसे उदारवादी व्यक्ति के स्थान पर लॉर्ड विलिंगटन भारत का वायसराय बनाया गया। वह एक अनुदारवादी और लौह पुरुष माना जाता था, जिसे गांधी इरविन समझौते से कोई सहानुभूति नहीं थी। इन राजनीतिक परिवर्तनों से गांधी इरविन समझौते को गहरा आघात लगा और भारतीयों ने यह स्पष्ट महसूस किया कि विदेशी हुकूमत समझौते की शर्तों को तोड़ने पर तुली हुई है। फलस्वरूप महात्मा गांधी जी ने गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की। अब जब गांधी जी ने मना कर दिया तो अंग्रेजों को परेशानी हुई तो बातचीत हुई और अंत में गांधी जी और लॉर्ड विलिंगटन की शिमला में मुलाकात हुई और दोनों में समझौता हुआ कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। सम्मेलन में गांधी जी के अलावा ब्रिटिश सरकार ने पंडित मदन मोहन मालवीय और श्रीमती सरोजनी नायडू को व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सितंबर से दिसंबर 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में लंदन में चला। महात्मा गांधी वहां 22 सितंबर को पहुंचे। परिषद एक प्रतिकूल राजनीतिक स्थिति में शुरू हुई। आप जानते हैं इंग्लैंड में सरकार बदल चुकी थी और जो नई संसद बनी, ब्रिटिश संसद, उसमें 370 अनुदारवादी थे, यानी कि भारत के विरोधी लोग थे, और जो 59 है उसमें उदारवादी और मजदूर, ये उसके अंदर। तो पलड़ा भारत विरोधियों का भारी था। स्वाभाविक था इस अनुदारवादी राजनीतिक वातावरण में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भारत के लिए कोई उम्मीद नहीं जगा सकता था। डॉक्टर जकारिया साहब लिखते हैं, और ठीक ही लिखा है, यदि महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज परिषद में, इससे पहले जो हुआ विद्यार्थियों, जब इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार थी, यानी कि सरकार जो थी वो भारत के लिए एक उदार दृष्टिकोण रखती थी, तो वो लिखते हैं, यदि महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, जब इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार थी, उसमें भाग लेते तो यह भारत के लिए अधिक लाभप्रद होता, क्योंकि उस समय कोई निर्णय नहीं किया गया था, लेकिन गांधी जी होते तो शायद कुछ बात बनती। प्रथम गोलमेज परिषद वास्तव में एक पारस्परिक वाद विवाद थी, जबकि 1931 की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निरर्थक और भड़कीली वाद विवाद की सभा थी। मैकडोनाल्ड अभी भी प्रधानमंत्री थे, किंतु संसद में अधिकांश जो लोग थे वो अनुदारवादी थे। गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधि प्रमुख समस्याओं के संबंध में एक निर्णय में नहीं पहुंचे। वास्तव में प्रतिनिधियों के विचारों और हितों में कोई साम्यता नहीं थी। एक और महात्मा गांधी जैसे उदार
और उच्च आदर्शों के पुजारी थे, तो दूसरी ओर सांप्रदायिक और संकीर्ण विचारधारा के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में महात्मा गांधी जी ने विरोध भरे स्वर में कहा कि परिषद में सांप्रदायिक समस्या पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जा रहा है। वे अपनी जिद पर अड़े रहे। गांधी जी ने कहा, सम्मेलन में जिन आरक्षणों और रक्षा उपायों का प्रस्ताव किया जा रहा है वह अल्पसंख्यक वर्गों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि उनसे भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण पूरी तरह से अवास्तविक हो जाएगा। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।